यूपी को क्या चाहिए, जैम या फिर ब्रेड बटर? गृह मंत्री अमित शाह ने कल आजमगढ़ में अपने जैम और समाजवादी पार्टी के जैम का फर्क समझाया, मतलब समझाया। समाजवादी पार्टी के जैम का मतलब अमित शाह ने यह कहते हुए बताया कि जे से जिन्ना, ए से आजम खान, एम से मुख्तार अंसारी। आज बारी अखिलेश यादव की थी, उन्होंने भी बीजेपी के जैम का मतलब बताया। उन्होंने कहा जे से झूठ, ए से अहंकार और एम से महंगाई। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा जो जिन्ना के साथ हैं समझो वो तालिबान के साथ हैं। जिन्ना की तारीफ अखिलेश यादव पहले ही कर चुके हैं, यानी अब बीजेपी को तो सूट करता ही है, अखिलेश यादव को भी सूट कर रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को जैम की चिंता छोड़कर लोगों के ब्रेड बटर की चिंता करनी चाहिए। आपको यहाँ पर समझना होगा कि ये लड़ाई पूर्वांचल की है, और पूर्वांचल की क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 156 सीटों पर दाव है। इसीलिए इसमें आप देख रहे हैं कि जिन्ना भी आ रहा है, आजम खान भी आ रहा है, मुख्तार अंसारी भी आ रहा है, माफिया भी आ रहा है। 2017 के चुनाव में 156 सीटों में अगर बात करें तो 118 सीटें बीजेपी ने जीती थी, और इसीलिए अब आप देख रहे हैं कि पूर्वांचल एक बार फिर से बैटलफील्ड बनता जा रहा है। हमारे ताल ठोक के आज इन सवालों के साथ कि यूपी में क्या जैम से मिलेगा जनादेश, और जैम से मिलेगा तो किसका जैम लोगों को समझ आएगा? जे जिन्ना वर्सेस जे झूठ, किसको जीत मिलेगी? जिन्ना क्या काम आ पाएंगे? आएंगे तो किसके काम आएंगे? क्योंकि अब तो उनका इस्तेमाल हर कोई कर रहा है। तुष्टीकरण प्लस माफिया वर्सेस विकास, किसकी परिभाषा जनता को ज्यादा समझ आएगी? और यूपी को जैम पसंद है, जिसकी अलग अलग व्याख्या अखिलेश यादव, उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने की है, या फिर यूपी ब्रेड एंड बटर, जिसकी बात अखिलेश यादव जिसका दावा कर रहे हैं, वो यूपी की जनता को ज्यादा पसंद है। इस पर विस्तार से बात होगी। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ राजीव जेटली हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, घनश्याम तिवारी हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, दानिश कुरैशी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, एआईएमआईएम की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं, डॉक्टर सतीश प्रकाश बीएसपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और राशिद अलवी साहब भी हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। लेकिन राजीव जेटली जी, जे से झूठ, ए से अहंकार, एम से महंगाई, आपका जवाब? अखिलेश यादव ने कहा अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके की चर्चा उत्तर प्रदेश के अंदर छेड़ी है, उसे थोड़ा गहराई से समझने की जरूरत है। क्योंकि अखिलेश यादव जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बड़े लंबे वक्त तक रही है और इन्होंने उत्तर प्रदेश की नब्ज को टटोला है। अखिलेश यादव जी ने जिन्ना का नाम लिया उत्तर प्रदेश के अंदर। हमें इस बात की हैरानी होती है कि अगर इस नाम से उनको कोई समुदाय विशेष का वोट ट्रांसफर होता है तो ये तो बड़ी चिंता का विषय है, पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। हम जिसे अपने देश का खलनायक मानते थे, हम सोचते थे हमारे देश के टुकड़े करने वाला पाकिस्तान चला गया, और जो उसकी विचारधारा से प्रभावित थे वो भी पाकिस्तान चले गए। बावजूद उसके इतना कॉन्फिडेंस आना और ये कहना कि जिन्ना हमारे देश की आजादी में मुख्य भूमिका निभा चुके हैं, और जिन्ना के लिए इतना सम्मान और इतनी रिस्पेक्ट देना, ये अपने आप में दर्शा रहा है कि एक प्रश्न, एक सवाल खड़ा कर दिया है अखिलेश यादव ने सर, इस आप देश के अंदर। जिन्ना और अखिलेश यादव का जो पुराना बयान है उस पर बात करें। मैं आपसे पूछ रही हूँ, जे फॉर झूठ, ए फॉर अहंकार, एम फॉर महंगाई, जो व्याख्या जैम की अखिलेश यादव ने की, उस पर आपका जवाब। और वो कह रहे हैं कि बीजेपी जैम जैम करे जा रही है, यूपी को ब्रेड एंड बटर चाहिए। हाँ बिल्कुल, यूपी को ब्रेड एंड बटर चाहिए था, यूपी को बिजली चाहिए थी, यूपी को सड़कें चाहिए थी, यूपी को पानी चाहिए था, यूपी को एक भय मुक्त माहौल चाहिए था। वो माहौल तो हमने ही आकर के दिया ना। यूपी के अंदर आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश की सरहदों में घुसने के बाद कोई भी व्यक्ति 6 बजे के बाद बताता था कि मुझे किस रास्ते से जाना है, मुझे कौन सा रास्ता फॉलो करना है। कोई महिला अपने हस्बैंड के साथ भी यूपी से निकलती थी तो वो भी घबराहट में निकलती थी, वो घबराते हुए निकलते थे कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर एंटर कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके की परिस्थितियां थी, क्या भूल गई है उत्तर प्रदेश की जनता? क्या वो भय मुक्त वातावरण दोबारा चाहती है? और रही अहंकार की बात, अहंकार तो देखिए परिवार है, ये तो अहंकार से भरपूर है। इस परिवार में अखिलेश यादव ने जमीन में कब पैर रखे बताइए मुझे। पैदाइशी से लेकर पैदा होने के बाद तक अहंकार तो परिवार में है, अहंकार तो परिवार में, ये कह रही है बीजेपी। जल्दी से आपका जवाब। नमस्कार अदिति जी, आपको, मेरे को पैनलिस्ट को, आपके दर्शकों को। सबसे पहले तो आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की बाल दिवस के ऊपर, उनकी जन्मतिथि के ऊपर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आपका मतलब और अभी की बहस पे अगर आते हैं
तो भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है। मेरे ख्याल से जनता के सामने इससे साधारण आर पार का चुनाव नहीं है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी जॉब्स की बात नहीं कर सकती, महंगाई की बात नहीं कर सकती। जिस तरह का अहंकार जब जिस तरीके से किसानों को रौंदा गया, आज भी वो व्यक्ति अमित शाह का जूनियर मंत्री है, जिसे देश का मंत्री होने का कोई अधिकार नहीं है। शर्मसार है देश की ऐसा व्यक्ति आज देश में गृह राज्य मंत्री बना हुआ है, जिसके ऊपर मुकदमा दायर हो चुका है। तो ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाए रखना वो अहंकार है। स्वतंत्र देव सिंह भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका ये कह देना कि उत्तर प्रदेश में महंगाई नहीं है, ये अहंकार है। अपने घोषणा पत्र को कूड़ेदान में डाल देना, 70 लाख की नौकरियों का वादा करना और 4.5 लाख नौकरियों का दावा करना, उसके अलावा किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी का वादा करना, फिर किस तरीके से किसानों को रौंद देना, ये अहंकार है। तो जो पार्टी उन्होंने कहा परिवार में अहंकार है, उस पर आपका जवाब? मेरा जवाब स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश का एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी अपने झुंझुने लेकर लोगों के पास आएगी, उसके पास जनता को देने के लिए कुछ नहीं है। तो ये सब अनर्गल बयान है। अमित शाह जी के बंगाल में अपनी भयंकर विफलता के बाद उत्तर प्रदेश में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन सच ये है कि केवल उत्तर प्रदेश या बंगाल में इनकी विफलता नहीं है, समूचे देश में इनकी विफलता है। चाहे वो अर्थव्यवस्था के स्तर पे हो, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा के स्तर पर हो, चाहे वो बाह्य सुरक्षा के स्तर पर हो, चाहे एक गृह मंत्री के रूप में हो, या एक नैतिक जवाब दे रहे राजीव जेटली जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद दूसरे गेस्ट को लेकर आऊंगे इस डिस्कशन में, प्लीज जल्दी। मैं अपने भाई से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैंने उत्तर प्रदेश का 2014 से पहले का जो माहौल था उसके ऊपर चर्चा करी थी और मैंने ये पूछा था क्या ऐसा वातावरण दोबारा चाहते हैं? आप मेरे को डिबेट पे केवल इतना बोल दीजिए, हम वैसा उत्तर प्रदेश चाहते हैं जैसा उत्तर प्रदेश था, जैसी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते लोगों के अंदर भय का वातावरण था। क्या आप ऐसा उत्तर प्रदेश वापस चाहते हैं? आपके मुझसे केवल इतना सुनना है कि वैसा ही उत्तर प्रदेश देंगे जैसा उत्तर प्रदेश पहले हुआ करता था, वैसा ही माहौल हम वैसा बना देंगे जैसा माहौल हमारी सरकार के अंदर था, उसी तरीके की परिस्थितियां दोबारा से पैदा कर देंगे। केवल इतना हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता को केवल इतना जवाब चाहिए। हमने जो विकास के कार्य करे, जवाब ले लीजिए जल्दी प्लीज सर, जल्दी। और भी पैनलिस्ट है, जल्दी से। घनश्याम तिवारी। उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया करके जवाब देगी कि उसे ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो रोजगार की बात करे, जो महंगाई की बात करे, जो महंगाई की बात करे, जो महंगाई पे चर्चा करे, रोजगार की बात करे, लड़ाई झगड़े किसानों को रोकने वालों के साथ न खड़ा हो। हमने उत्तर प्रदेश में डायल हंड्रेड की व्यवस्था की, हमने उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवेज बनाए, हमने उत्तर प्रदेश में काम किया। आपकी तरह सुबह शाम बैठकर प्रोपेगेंडा नहीं किया। क्या वैसा वातावरण देंगे वापस? जवाब तो दे दीजिए एक बार। अपने घोषणा पत्र को कह दीजिए हम वैसा ही माहौल देंगे, कानून व्यवस्था बिल्कुल वैसी होगी जैसी हमारी सरकार में थी। एक बार बोल दीजिए, रौंदा नहीं जाएगा। देखिए इस तरीके से बदतमीजी से बात मत कीजिए। एक बार बोल दीजिए, आप सारे अधिकार किसको देने वाले हैं और किसके साथ हम अन्याय करने वाले हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता को दोबारा बता दीजिए। जवाब मैं नहीं दूंगा। उत्तर प्रदेश को ऐसी सरकार चाहिए जो रोजगार की बात करे, रोजगार दे सके। आपकी तरह अनर्गल बहस नहीं करना चाहता। आप अपनी बात, ये अनर्गल बहस हो गई। मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता हूँ, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती, ये अनर्गल बहस हो गई। मतलब ये आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। आपके कहने से हो जाएगा? आप एनसीआरबी के आंकड़े देखिए। हम आपको बता रहे हैं, आज भी उत्तर प्रदेश की जनता को सबसे पहले सुरक्षा चाहिए, वो सुरक्षा केवल भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित कर सकती है। सबसे अधिक क्राइम हो रहा है, सिवाय नहीं बोल सकते अपनी सरकार के बारे में एक शब्द नहीं बोल सकते कि हमारी सरकार में वही बहुत पैसा देंगे के बारे में बोलने के, महंगाई के बारे में ईमानदारी से आप इस बात को जानते हैं, इस तरीके से हर जिस बात को जानते हैं, मैं नहीं बोल सकता। उत्तर प्रदेश की जनता आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर सतीश प्रकाश, तो जैम वर्सेस जैम खेल रहे हैं, आप कहाँ हैं? अदिति जी, मैं सबसे पहले कल बहन जी की माता जी का स्वर्गवास हुआ है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक राजनीतिक इश्कबाजी चल रही है। एक तरफ एक लैला है और एक तरफ एक मजनू है। दो पार्टियों के बीच में लैला मजनू का खेल चल रहा है। लैला कहती है कि मुझे जिन्ना चाहिए और मजनू कहता है कि मैं जिन्ना नहीं, मैं आपको जिन चाहिए, वो जिन्ना देंगे। देखिए ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में भटकाव है। उत्तर प्रदेश की राजनीति ये कहती है, उत्तर प्रदेश की जनता ये कहती है कि जो जनमानस के मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा हो। ये जैम के ऊपर चर्चा नहीं चाहते, जिन्ना के ऊपर चर्चा नहीं चाहते। जिन्ना को भारत के लोगों ने, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने नहीं, भारत के मुसलमानों ने जब ये देश आजाद हुआ तब जो जिन्ना को मानने वाले लोग थे उन्होंने भारत छोड़ करके वो पाकिस्तान चले गए।
जिन लोगों ने जिन्ना को नकारा, वो इस देश को स्वीकारा, इस देश की धरती को स्वीकारा, इस देश के संविधान को स्वीकारा। आज जानबूझ करके कुछ तथाकथित लोग, ये कहीं ना कहीं एक राजनीति का खेल चल रहा है, और जानबूझ करके बीजेपी और एक तथाकथित दल के बीच में एक राजनीतिक गठजोड़ है, ताकि दूसरे लोग उसमें ना दिखाई दे। आप इस तरह की बयानबाजी करें। देखिए, एक बयानबाजी आज मैं आपके सामने कर दूं, पिछले एक महीने। बोलिए एक तो सर, कैसे कैसे शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं सर, आप खुलकर बोलिए ना। आपको दो दलों के बारे में बात करनी थी, सीधा नाम लेके बात कीजिए सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो आप हमारे इस डिस्कशन को बच्चे देख रहे होंगे, वाद विवाद सीखना चाहते होंगे सर। क्या आपने थोड़ा सा संयम बरतते हुए, थोड़ा सा मर्यादित तरीके से, तार्किक तौर पर बात कीजिए। सतीश जी, आप खुलकर दलों का नाम ले सकते हैं सर। आपको डर लग रहा है क्या, जिसे आप कोट अनकोट तथाकथित राजनीतिक दल बोल रहे हैं, उससे डर लग रहा है आपको? नहीं, आप सुनिए। लैला के पास वैक्सीन नहीं है। तमाम लोग, तमाम जनता, लैला जब वैक्सीन के घेरे में आती है, मजनू ये कह देते हैं कि हमको वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं। सीधे सरल शब्दों में बात कीजिए सर। ये आपने क्या लैला मजनू लगा रखा है सर? प्लीज सर, बिल्कुल गलत। आप बात विवाद कीजिए सर, लेकिन भाषा को मर्यादित रखते हुए और संयमित रखते हुए प्लीज। तार्किक तौर पर आप सबको बोलने के लिए बुलाया है, सबको तर्कों को रखने के लिए ही बुलाया है सर, लेकिन मैं ये चाहती हूँ हमारे इस वाद विवाद में भाषा के साथ किसी तरह का समझौता नहीं हो सर, प्लीज। तो आप खुलकर बोलिए। आप जब ये कहते हैं कोट अनकोट तथाकथित राजनीतिक दल, आपका मतलब क्या है? और जिस जिन्ना की बात आप कर रहे हैं, उसकी एंट्री किसने कराई सर? जिस जिन्ना की बात आप कर रहे हैं, उसकी एंट्री किसने कराई? बताइए ना। अगर मैं शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क की बात करता हूं, बहुजन समाज पार्टी उसकी बात करती है। कोई ऐसा मुद्दा या कोई ऐसी बात नहीं करती है कि जिससे जनभावनाएं भड़के। हम ऐसी बयानबाजी नहीं करते। हमारे किसी लीडर ने तालिबान की बात नहीं करी है। हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ जो पिछले 4.5 साल में अन्याय हुआ, जनमानस के मुद्दे पे अगर चर्चा हो। अगर जेटली जी ये कह रहे हैं, तो जेटली जी बताइए, आप सड़कों की बात कर रहे हैं। आपने कहा था, योगी जी ने कहा था कि अगर मैं सरकार में आऊंगा। नहीं सर, पहले आप जो बात कर रहे थे उस पर क्लैरिटी दीजिए। तथाकथित राजनीतिक दल, आपका मतलब क्या था? कोट अनकोट आप ही के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे थे? 4 लाख लोगों ने जान गंवाई है महामारी के काल में। आप किसकी गलती है? नहीं सतीश जी, पहले एक पॉइंट क्लियर कीजिए अपना सर, प्लीज। पहले एक पॉइंट क्लियर कीजिए। आप ये तथाकथित राजनीतिक दल किसे कह रहे थे सर? नहीं, जानबूझ के सुनिए अदिति जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानबूझ करके भटकाया जा रहा है। आज जो उत्तर प्रदेश सर, अभी तो आप ना भटकाइए, आप मुद्दे पर रहिए। मुझे ये बताइए, आप जब कह रहे थे तथाकथित राजनीतिक दल, आपका मतलब किस पॉलिटिकल पार्टी से था? खुलकर बात कीजिए सर। जाति विशेष के लोगों को गाली देंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। सतीश जी, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे सर? नहीं देंगे सर? आप सवाल का जवाब देंगे? नहीं देंगे? और जिन्ना की एंट्री किसने कराई सतीश जी? जिन्ना की एंट्री इन इलेक्शंस में किसने कराई सर? जिन्ना की एंट्री किस पार्टी ने कराई? पहले आप ये बताइए सर। सर, आपसे सवाल क्या पूछ रही हूँ सर? जिन्ना की एंट्री इन इलेक्शंस में किसने कराई थी सर? सर, आप जवाब ही नहीं दे रहे। छोड़ दीजिए सर, रहने दीजिए सर, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। राशिद अलवी जी हमारे साथ हैं, राशिद अलवी जी भी हमारे साथ है। राशिद अलवी जी, ये तालिबान, ये तुष्टीकरण, जिसको लेकर यहाँ पर सभी पार्टीज बहुत बड़ी बड़ी बातें और दावे कर रहे हैं सर, आपकी पार्टी यूपी के इलेक्शन में किस छवि के साथ जाएगी? क्योंकि आपकी पार्टी की तरफ से तो जो बयानबाजी हुई है बहुत कंफ्यूजिंग है। एक तरफ सलमान खुर्शीद साहब प्रो माइनॉरिटी इमेज का भी जिक्र करते हैं अपनी किताब में, दूसरी तरफ हिंदुत्व को लेकर जो बयानबाजी हुई है, चाहे वो राहुल गांधी की तरफ से की गई हो या फिर खुद आपके द्वारा की गई हो, कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है? कांग्रेस पार्टी ना प्रो मुस्लिम है, ना प्रो हिंदू है। कांग्रेस पार्टी प्रो जनता, प्रो देश है। हम किसी एक बिरादरी की राजनीति नहीं करते, एक धर्म की भी राजनीति नहीं करते। हम देश की राजनीति करते, देश की जनता की राजनीति करते। आप किसी भी स्टेट के अंदर एक बिरादरी का नाम लीजिए कि वो कांग्रेस से के साथ फला बिरादरी की राजनीति कांग्रेस कर रही है। हम किसी बिरादरी की राजनीति करते, और यही देशभक्ति है कि देश की सारी जनता को साथ लेकर चलो। दूसरा सवाल आपने मेरे बारे में किया, जो मेरा भाषण है और राहुल जी के बारे में कहा। राहुल जी ने कहा हिंदू और हिंदुत्व अलहदा है। ये तो आरएसएस के प्रमुख ने कहा है,
सारा देश का रहने वाला आदमी, हर भारतीय हिंदू है, ये उनका स्टेटमेंट है। तो सारे भारत में जो लोग रहते हैं वो एक मजहब के तो नहीं हैं। हिंदुत्व अलहदा चीज़ है, ये भी उन्होंने कहा है। ये अलहदाबाद है कि बाद में वो कुछ और बोलने लगते हैं। लेकिन हिंदू और हिंदुत्व की बात तो राष्ट्रीय सेवक संघ के प्रमुख ने कही है। रहा मेरा सवाल, आप मेरा पूरा भाषण देखिए, वो 2 सेकंड का 3 सेकंड का जो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल ने दिया है वो बिल्कुल गलत है। मैंने कहा है कि जो सड़क पे चलने वाला आदमी है, उसको मारने वाला आदमी जय श्री राम अगर कहता है, वो राम का भक्त नहीं हो सकता। गांधी का मर्डरर राम का भक्त नहीं हो सकता, भले ही वो जय श्री राम कहे। और फिर मैंने कहा कि रामायण में भी आया कि जो राक्षस वक्त खराब कर रहा था हनुमान जी का, उसके बारे में आया है मुनि नहीं ये निश्चर घोड़ा। मैंने भी यही कहा है कि हर वो आदमी जो जय श्री राम बोलता है, ज़रूरी नहीं है कि वो मुनि हो। ये मेरा है श्री राम को बदनाम उसे किया ना सर आपने। हिंदू, हिंदुत्व, हिंदुइज्म, कोर्ट की व्याख्या जो है वो भी यहाँ पे समझने की जरूरत है सर। आप उसको आरएसएस का जिक्र करके एक अलग डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर दर्शकों की क्लैरिटी के लिए सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, हिंदुइज्म, हिंदुत्व की जो व्याख्या कोर्ट ने की उसकी बात करेंगे सर। और जय श्री राम को बदनाम करने की, जय श्री राम लाने की जरूरत क्या थी? देखिए मैं इसे भी एक्सप्लेन कर दूं। ये एक धार्मिक प्रोग्राम था, उसमें सारे हिंदू संत बैठे थे। क्या ये संभव है कि हिंदू संतों के सामने जो बात बीजेपी कह रही है वो मैंने कही हो और वो बर्दाश्त कर लें? काल की धाम था। मैंने कहा था कि कलयुग के अंदर भगवान विष्णु का अवतार होंगे और जो अधार्मिक लोग हैं उनका नाश करेंगे। 4,32,000 का ये कलयुग है। मैंने संतों से कहा था कि आपसे कहता हूं कि प्रार्थना कीजिए, 5,000 साल गुजर चुके, ये समय सुकड़ जाए। नहीं सर, आप पर जो आरोप लगे हैं सर, सीधे तौर पर आरोप लगे। आपका जो स्टेटमेंट था वो हिंदुत्व के खिलाफ था। आपने जय श्री राम को बदनाम करने की कोशिश की सर, और ध्रुवीकरण की कोशिश आपकी पार्टी द्वारा की जाती है, तुष्टीकरण की सियासत आपकी पार्टी करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो इल्जाम लगाती है वो तो बेबुनियाद इल्जामात होते हैं। महाराष्ट्र के अंदर चुनाव है, हम क्यों दंगे कराएंगे महाराष्ट्र के अंदर? त्रिपुरा के अंदर क्या हो रहा है उसकी सच्चाई आप नहीं देश को बता रहे। मैं आपके चैनल के जरिए कहता हूं कि ऑल पार्टीज डेलीगेशन आप त्रिपुरा में भेज दीजिए, सच्चाई देश के सामने आ जाएगी। महाराष्ट्र के अंदर जो कम्युनल राइट हुआ वो उसकी मैं निंदा करता हूं। लोकतंत्र में हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन अगर ये सारे काम कांग्रेस पार्टी करा रही है तो मैं तो सोचता हूं कल को वो ये कहेंगे कि देश के अंदर ये जो कोविड की भयानक कयामत आई थी ये भी कांग्रेस पार्टी सर, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कोई भी इल्जाम है सर। महाराष्ट्र में आप भी उस सरकार का हिस्सा है ना सर, आपकी अकाउंटेबिलिटी है। त्रिपुरा में आप ऑल पार्टी डेलीगेशन चाहते, त्रिपुरा में क्या कांग्रेस पार्टी ग्राउंड पर नहीं है? ये भी तो अपने आप में एक सवाल है। लेकिन राजीव जेटली आपको जवाब देना चाह रहे हैं। राजीव जेटली आपका काउंटर, उसके बाद दानिश कुरैशी, प्लीज जल्दी जल्दी। देखिए, मुझे लगता है अब धारणा बदलनी पड़ेगी। इन्होंने कहा कि जो लोग जय श्री राम कहते हैं वो किसी के ऊपर हाथ उठाते हैं, क्योंकि इनके मन में एक परसेप्शन है कि जय श्री राम वो कह सकता है जिसकी सारी सरकारी सुविधाएं उनसे ले ली जाए, उनको वंचित कर दिया जाए। जय श्री राम कहने का अधिकार केवल उसी के पास है जो सड़क पे पिटता हुआ नजर आए। जय श्री राम कहने का अधिकार केवल उस व्यक्ति के पास है जो खौफ की जिंदगी में जीता हो। जय श्री राम कहने का अधिकार केवल उस व्यक्ति के पास है जिसको किसी भी तरीके से दबाव में उसका धर्मांतरण किया जा सके। अगर कोई ताकत आपको नजर आती है तो आपको लगता है वो हिंदू नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू का शब्द ही आपने इतना कमजोर समझा हुआ है कि अगर हिंदू कहीं पर अपनी आवाज बुलंद करता है, कहीं अपनी सुरक्षा में खड़ा हो जाता है, तो आपको लगता है ये हिंदू नहीं है, ये आतंकवादी है, क्योंकि ये अधिकार हिंदू के पास नहीं था। और अधिकार अगर हिंदू के पास नहीं था तो वो अधिकार किसके पास था? और आपकी पार्टी ने तो बहुत स्पष्ट किया इस बात को। और राहुल गांधी जी, मैं अभी खुर्शीद जी की बात नहीं कर रहा हूँ और ना आपकी बात कर रहा हूँ,
सबसे ज्यादा आगे बढ़ के जिसने कदम निकाल के इस बात को स्पष्ट किया वो तो राहुल गांधी हैं। उन्होंने कहा है, और एक बार नहीं कहा, वक्त वक्त पे कहा है कि हमारी पार्टी तो मुसलमानों की पार्टी है। बात समझ में नहीं आती है, इस देश में 80% लोगों को सोतेले बच्चे की तरह क्यों रखा जाता है? सोतेला बच्चा क्यों समझा आपने उसको? ठीक है सर, अब आप ये डिबेट एकदम अलग डायरेक्शन में जा रही है सर। वापस इसको यूपी की जो पॉलिटिक्स है उस पर लेकर आना चाहती हूँ, जिसमें आज बहस छिड़ी हुई है बीजेपी का जैम वर्सेस समाजवादी पार्टी का जैम। दानिश कुरैशी, थोड़ी देर पहले सतीश प्रकाश जी एक तथाकथित राजनीतिक दल की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि अलायंस है उसका बीजेपी के साथ में। मतलब तो आप समझ गए होंगे किसकी बात कर रहे थे। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा जो जिन्ना की बात करते हैं इस देश में, दरअसल वो तो तालिबान की बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए दीदी, मैं एक बात बताऊं, सबसे पहले तो मैं राशिद अल्वी साहब ने जो कहा है उनका मैं जवाब देता हूं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी न प्रो हिंदू है न प्रो मुस्लिम है। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का स्टैंड कैसे एंटी मुस्लिम रहा। आर्टिकल 341 में नोटिफिकेशन लाया गया जिसमें पसमानदा कौम को, मुसलमानों को फकात रखा गया, जिससे सीधा दो नुकसान हुए। एक तो एजुकेशनल नुकसान हुआ मुसलमानों का, और दूसरा रिजर्व सीट के ऊपर वो इलेक्शन कंटेस्ट करने से भी बाहर हो गए। ये पॉलिसी कांग्रेस की रही। दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो कह रहे हैं जैम की बात, तो मैं आपको ये बता दूं कि उनकी नाकामी की वजह से पिछली बार वो सरकार से बाहर हुए और इस बार योगी की नाकामी के कारण योगी जी बाहर होंगे। सतीश जी जो कह रहे हैं बीएसपी की तरफ से, तो मैं आपको बताऊं कि उनके शासनकाल में आप बताइए उन्होंने क्या किया मुसलमान समाज के लिए, क्या क्या दलितों के लिए। मुझे ये बताइए कि AIM मुस्लिम वोटों की लड़ाई लड़ रही है। सॉरी, AIM मुस्लिम वोटों की लड़ाई लड़ रही है ना यूपी में। नहीं, सारे शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ रही है। वो जिनके साथ सियासी जुल्म हुआ है उनकी सबकी लड़ाई लड़ेगी, क्यों नहीं लड़ेगी। पार्लियामेंट में आप देख लीजिए बीजेपी के सामने सबसे, लेकिन शोषित वंचितों की बातें कहां सुनने को मिलती हैं? शोषित वंचितों की बात तो सुनने को नहीं मिलती। अक्सर कोई मुस्लिम नाम सुनने को मिलता है, अक्सर कोई मुस्लिम नाम सुनने को मिलता है। शोषित वंचितों में तो फिर सब आते हैं ना। शोषित वंचित ऐसा तो है नहीं सिर्फ एक समुदाय विशेष में या धर्म विशेष में है। दीदी सुनिए, शोषित वंचित में तो सारी वो हर कौम है जिनके साथ सियासी जुल्म हुआ, उसमें मुसलमान भी है, दलित भी है, ओबीसी भी है। हाँ, तो फिर ये सवाल क्यों कहा जाता है, ये क्यों कहा जाता है जब यादव सीएम बना सकते हैं, जब XYZ सीएम बना सकते हैं, तो फिर मुसलमान क्यों नहीं बना सकता 18-19% होके? फिर ये बात की जाती है। अखिलेश यादव जी को कहना चाहिए कि वो डेप्यूटी सीएम बनाएंगे, क्यों नहीं बना करते वो? आप बनाइए। जिस तरह से सुनिए, जिस तरह से साउथ के एक मुख्यमंत्री ने 5 मुख्यमंत्री बनाए, अखिलेश जी से भी कहिए वो बनाए, क्यों नहीं बनाते वो? क्यों आप रिप्रेजेंटेशन देना नहीं चाहते? तो आप कह रहे कितने सीएम बन जाएं उत्तर प्रदेश में सर? कितने सीएम बन जाएं? मुख्यमंत्री बनाइए, सबको अपना अपना प्रतिनिधित्व मिले, सबकी बात सरकार तक पहुंचे, सबको फायदा पहुंचे सरकार से। जमहूरियत का तो यही निजाम है दीदी जी। अच्छा, जमहूरियत में तो फिर आप एक काम कीजिए, देश में कई प्रधानमंत्री बना दीजिए, सूबों में कई मुख्यमंत्री बना दीजिए, और वो उसके बाद आप मुझे कह रहे हैं ये गारंटी है कि फिर आप मुझसे कह रहे हैं कि उस धर्म विशेष का विकास हो जाएगा। आप मुझसे ये कह रहे हैं। उसकी बात तो पहुंचेगी सरकार तक, अभी तक तो बात पहुंचाने वाला कौन है? सर, यहाँ तो बड़े सारे ऐसे ठेकेदार हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने एक दावा किया है, बहुत सारे ऐसे मसीहा हैं जो मुसलमानों का मसीहा होने की बात करते हैं। फिर वो क्या कर रहे थे इतने टाइम तक? घनश्याम तिवारी जी, इस पे तो शायद आपको भी जवाब देना चाहिए। वो कह रहे हैं अखिलेश यादव जी 2 मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना देते, क्यों नहीं प्रोजेक्ट कर देते? खैर अभी तो लड़ाई जीतना बाकी है, जनता की अदालत में। लेकिन जो वो कह रहे हैं घनश्याम तिवारी, आपका जवाब, उसके बाद राजीव जेटली, जल्दी प्लीज। देखिए, आपके दर्शक ये देख रहे हैं कि हर कोई ये मानने लगा है कि उत्तर प्रदेश में अगले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे। जनता ने तय किया है, उन्हें चुनेंगे, और जनता जब तय करती है तो उसमें सभी का रिप्रेजेंटेशन होता है। कोई नहीं मान रहा है सर ये बात आपके अलावा, तो इस पर तो क्लैरिटी रहे सर। जो उन्होंने सवाल उठाया उसका जवाब दे दीजिए। पास रखिए, आप उनका क्लैरिटी अपने पास रखिए, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। नहीं, क्लैरिटी अपने पास रखने की जरूरत नहीं है। एज अ मॉडरेटर इट इज माय जॉब टू एक्सप्लेन थिंग्स टू पीपल, एंड इफ समबडी इज ट्राइंग टू डिस्टॉर्ट, क्लैरिफाई इट देयर एंड देन। आई होप यू आल्सो गेट दैट क्लैरिटी। अपने पास रखने की बात नहीं है सर, थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना सीखिए आप सर। आई एम सॉरी टू से दैट। आप इतने वरिष्ठ हैं और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपसे एक सवाल पूछा गया, उसका जवाब दीजिए सर। लखीमपुर खीरी में हमने आपकी क्लैरिटी देखी थी। आप मुझे मत बताइए, मेरी क्लैरिटी मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत क्लियर हूं। आपकी तरह जाके वोट नहीं मांगना है मुझे। और राजनीतिक लड़ाई जिस दिन लड़ूंगी उस दिन पॉलिटिकल पार्टियों से लड़ूंगी, मीडिया हाउसेस से या उनके एंकर से नहीं लड़ूंगी। तो अगर आप सवाल का जवाब देना चाहते हैं, जो भी उन्होंने पूछा कि मुस्लिम को क्यों नहीं बनाते सीएम, उस पर जवाब दीजिए। देखिए, मुझे जवाब देने दीजिए, चीखिए मत।
चिल्लाइए मत, चीखने की जरूरत मुझे नहीं है सर। चिल्लाइए मत, नहीं चिल्ला नहीं रही, सवाल पूछ रही हूं। अगर आप असर्शन को चिल्लाना समझते हैं तो देन आई कांट हेल्प इट सर, आई एम सॉरी बट आंसर द क्वेश्चन प्लीज। चिल्लाइए मत, हां आंसर द क्वेश्चन। चिल्लाइए मत। देखिए बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में हर कोई मान रहा है कि उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होने वाले हैं, क्योंकि हमने एजेंडा बिल्कुल सामने रखा है। हमने एजेंडा रखा है, उत्तर प्रदेश का विकास एजेंडा है, रोजगार एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी एक झुंझुना लेके घूम रही है और उस झुंझुने में वो स्वयं अपने ही जाल में फंस जाएंगे, क्योंकि जिस मंच पर जाकर के अमित शाह ये कह सकते थे कि देखिए आदित्यनाथ ने ये काम किया है, उसी मंच पे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मोदी जी को 2024 में जिताना है तो आदित्यनाथ को अभी वोट दीजिए। घनश्याम जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप मना कर दीजिए कि आप मुस्लिम को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। घनश्याम जी बोल दी, कहिए आप कि आप मुसलमान को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, कह दीजिए आप। देखिए मैंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि मुख्यमंत्री जनता बनाती है, और यदि आपका दावा इतना मजबूत है, आप बिल्कुल चिल्लाइए मत ना। आप चिल्ला क्यों रहे हैं? 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 अगर आपका दावा इतना ही मजबूत है तो आप अपने नेता से कहिए कि वो जाकर के जिस राज्य में, तेलंगाना में, वहां उप मुख्यमंत्री बन जाए। यहाँ पर खोखली बातें क्यों कर रहे हैं? जनता ने एक मत बनाया है कि एक ऐसी सरकार को हटाए। चिल्लाइए मत, अपने समय पे बोलिए, चिल्लाइए मत। ये बदतमीजी है, जनता के साथ बदतमीजी है। चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, अपने समय पे बोलो। आप जवाब दीजिए ना, चिल्ला क्यों रहे हो? अपने समय पे बोलो। समय मिला था बोलने का। मुझे सवाल पूछ रहे उसका जवाब दे दीजिए घनश्याम तिवारी जी। पिछले 2 मिनट से सवाल आपसे पूछा जा रहा है सर, वो पिछले 2 मिनट से आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मुझे लगता है कि कुछ बौखलाहट है अदिति जी आप में और इनमें कि आप दोनों लोग एक साथ चिल्ला रहे हैं। बढ़ ही नहीं पाते हैं सर, आपको एंकर में भी प्रॉब्लम है, अब आपको अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट में भी प्रॉब्लम है, आपको जनता में प्रॉब्लम ना दिखाई देने लग जाए थोड़े दिन बाद। इसकी संभावनाएं आपके जवाब के बाद बहुत ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। कोई बात नहीं सर, जवाब दे दीजिए, उन्होंने जो सवाल पूछा आपसे। जनता ने तय किया है, जवाब दे दीजिए। एक मुस्लिम को आप मुख्यमंत्री के तौर पे क्यों नहीं प्रोजेक्ट कर देते सर, ये पूछ रहे हैं। जनता ने तय किया अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और जनता जो तय करेगी 2022 चलिए आपके पास सवाल का जवाब नहीं है, खैर वोट बैंक का सवाल एजेंडा को लेकर के सवाल कर रहे हैं, उनको जनता जवाब देगी। बड़ी खबर आ रही है, हम सवाल का जवाब नहीं दे रहे, पिछले 2 मिनट से नहीं दे रहे। श्री राम मंदिर पर योगी आदित्यनाथ का बयान आया है, आपको बता देते हैं। वो कह रहे हैं राम मंदिर बनवाने का मौका मिला लेकिन गोली चलवाई। बोलते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन आज अयोध्या में दीपोत्सव हो रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीरी पंडितों की चिंता किसी को नहीं है, हम सभी चाणक्य के वंशज हैं। ये भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा कहा गया, सुनिए। राम जन्मभूमि के लिए कौन ऐसा हिंदू है जिसकी भुजाएं न फड़कती रही हो कि कब अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। मुझे लगता है कि कोई ऐसा सच्चा हिंदू नहीं रहा होगा, और उस सपने को भी साकार किसने किया है हमें नहीं भूलना चाहिए। आज के दिन पर भाइयों बहनों, इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि कश्मीर के मुद्दे पर हमें मौका नहीं मिला था। वो ये नहीं कह सकते कि हमें मौका नहीं मिला इसलिए हमने नहीं किया, या अयोध्या के मुद्दे पर वे नहीं कह सकते कि हमें मौका नहीं मिला इसलिए हम नहीं कर सके। जब आपको मौका मिला तो आप राम भक्तों पर गोलियां चला रहे थे, हर व्यक्ति जानता है। जब आपको मौका मिला था तब आप कहते थे राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं। जब आपको मौका मिला था तब आप उस समय कहते थे कि अयोध्या में तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन हमें मौका मिला तो हमने भव्य दीपोत्सव का आयोजन जरूर किया। घनश्याम तिवारी, आपने पहले सवाल का जवाब तो नहीं दिया, इस सवाल का जवाब दे दीजिए। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं मौका नहीं मिला, अब तो कोई नहीं कह सकता, जब मिला था तब तो कार सेवकों पर गोली चला रहे थे। ये खोखली और घटिया राजनीति आज का अखबार है।
जहां पर इस सरकार की नाकामी दिखाई दे रही है, किस तरीके से असम राइफल्स के 7 जवानों के एक पूरे परिवार की शहादत हो गई। योगी आदित्यनाथ तो का स्टेटमेंट, इससे आपको अखिलेश यादव का जैम वर्सेस अमित शाह का जैम, गृह मंत्री का जैम, इन सब पे सवाल पूछ रही हूँ। आपके पास या तो सवाल का जवाब नहीं है सर, वो क्या पूछ रहे हैं आपसे? मौका मिला तो कार सेवकों पर गोली चलवा दी, ये कह रहे हैं, उस पर जवाब दे दीजिए। आप बौखला क्यों रही है? मुझे बात रखने दीजिए ना, एक वाक्य पूरा नहीं होने देती, बौखलाइए मत, बात रखने दीजिए। सर बौखलाने की जरूरत आपको पड़ेगी, बौखलाने की जरूरत आपको है, इस तरीके से बहस के लिए मत बुलाया कीजिए। अगर आपको इतनी बौखलाहट है, बहस के लिए मत बुलाया कीजिए। 3 मिनट से आप बोल रहे हैं, आपको क्लिप भेज दूंगी, पूरा नहीं करने दे सकती तो आपको बौखलाहट अपने पास रखिए। आपको क्लिप भेज दूंगी मैं, चिंता मत कीजिए, इसका प्रमाण होता है। आपके दावे से, आपके आरोप से, आपके आक्षेप से मैं डरती नहीं हूं सर, मैं तथ्यों पे बात करती हूँ, ठीक है? मुझे जयंती को लेकर और तिथि को लेकर, जन्म तिथि को लेकर कंफ्यूजन नहीं होता है, ठीक है सर? अब आप ये बताइए, योगी आदित्यनाथ ने जो कहा कि जब इन्हें मौका मिला इन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवा दी, उस पे आपका क्या जवाब है? मैंने बोला कि ये घटिया और खोखली राजनीति है। 4.5 साल में आपने उत्तर प्रदेश को बेरोजगार कर दिया, हर परिवार को बुरे दिन दिखाए, लोग ऑक्सीजन के लिए तरसते रहे, और जब आप हार गए तो आप चाहते हैं कि लोग इतिहास के पन्ने पढ़ करके वोट दें। राजीव जेटली, वर्तमान और भविष्य में कहने के लिए कुछ नहीं है। राजीव जेटली, देखिए, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी को मेरे को याद दिलवाना है, ये जो समाजवादी की सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है, कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उत्तर प्रदेश की तारीफ करी है कि जितनी अच्छी तरीके से कोविड, सुनिए जब लोग मर रहे थे तो आपको खोखली तारीफ तिवारी जब आप बोल रहे थे तो वो नहीं आपको इंटरप्ट कर रहे थे, तो अब जवाब ले लीजिए सर। अभी आप बौखलाहट बता रहे थे दूसरे लोगों की, अब आपकी बौखलाहट दिख रही है सर। आपने तो खुद ही प्रमाण दे दिया इतनी देर में। कोई बात नहीं, सुन लीजिए सर, ये जनता की अदालत में जाके आपको बहुत कुछ फेस करना है अभी। कोई बात नहीं, ऐसे आप मत खोइए, सुन लीजिए राजीव जेटली का जवाब सुन लीजिए। कोई बात नहीं, जवाब सुन लीजिए राजीव जेटली की आवाज प्लीज, प्लीज। ठीक है सर, कोई बात नहीं, जवाब सुन लीजिए। ये जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफिकेशन से हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और मैं दूसरी बात बोलना चाहता हूँ, नफरत का झुंझुना पकड़ा के घूम रहे हैं, उससे आप वोट नहीं देने वाले। उत्तर प्रदेश की जनता को नफरत का झुंझुना नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश पहले बोल लीजिए, फिर उसके बाद चाहिए, इस महंगाई का इलाज चाहिए, एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो प्रतिदिन लड़वाने की बात न करता रहे। नफरत का झुंझुना मत बांटिए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफिकेशन को, कि आदित्य जी, ये जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है ना आजकल, एक कलर्ड है। ये हमारी आजादी से पहले का जो माहौल था, उस टाइम पे मीडिया इतना नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक चैनल नहीं होते थे। जो पैकेज सुन तो लीजिए, पैकेज निकल करके आज भी आप दिखा सकते होते ना, तो यही माहौल, यही मंजर ब्लैक एंड व्हाइट होता था, यही मंजर कलर हो गया है। ऐसी ही विचारधारा थी, यही क्लेम होते थे। भारतवासी शब्द एक व्यक्ति के मुंह से नहीं निकला, सबके मुंह से अगर कोई शब्द निकला तो मुसलमान निकला। सुनिए, इस डिबेट को रिपीट करके देखिएगा। कांग्रेस पार्टी के नेता राशिद अलवी जी में मुसलमान कहते हुए नजर आए, कुरैशी साहब भी मुसलमान कहते हुए नजर आए। समाजवादी पार्टी ने आइडियोलॉजी इस जिला को बता रखी है। अब जिन राजनीतिक पार्टियों का एजेंडा केवल मुसलमानों के बेस पर चुनाव करना रह गया, उनसे आप उम्मीद करते हैं कि वो किसी को भारतवासी मानेंगे, उनसे आप उम्मीद करते हैं। अब दूसरी बात, जो ये बड़ा गंभीर विषय है, इसको दोबारा से वापस रिपीट करूंगा, मैं दोबारा से एक बार रिपीट करूंगा। अरे श्याम जी, क्या हुआ? जब अपनी ही दवाई खाने का मौका मिला तो क्या होता है? जब मुझे इंटरप्ट कर रहे थे तो आप आपसे एक बात कह रहे हैं, आपसे एक बात कह रहे हैं, घनश्याम जी आपने करती है, अपनी बात पूरी करनी है। अखिलेश यादव जी ने आपसे शेयर ना करी हो, आपको अपडेट जो नीति है, लगातार इंटरप्ट करते रहे सवाल पूछने के नाम पर, तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। सर पहले तो आप डिसाइड कर लीजिए आप क्या करना चाहते हैं एक डिस्कशन में। आप दूसरे गेस्ट को इंटरप्ट करने के लिए अगर आए हैं और अपने में चाहते हैं कि आपको खुला मंच दे दिया जाए और आपसे काउंटर क्वेश्चन ना हो, तो सर फिर तो डिबेट का कोई मतलब नहीं, फिर तो आपको भाषण का मंच चुनना चाहिए। कोई बात नहीं, राजीव जेटली जी 20 सेकंड्स कंक्लूड कीजिए अपना आर्ग्यूमेंट, उसके बाद राशिद अलवी जी से एक सवाल है मेरा, प्लीज जल्दी। नहीं, मैं तो आपसे केवल, अब मैं अपने किसी से लड़ाई नहीं करना चाहता। एक हमारी पार्टी का तो एक संदेश है, वो संदेश है। लड़ाई हम तो वाद विवाद चाहते हैं। कुछ पैनलिस्ट, एंकर और चैनल से ही लड़ने में यकीन करते हैं, भूल जाते हैं कि लोकतंत्र में लड़ाई तो जनता की अदालत में है सर। अब उनका तो हम कुछ कर नहीं सकते। राजीव जेटली जी, कुछ चैनल भी राजीव जेटली जी प्लीज, उनकी आवाज, राजीव जेटली की आवाज प्लीज।
इस देश के अंदर सबको जीने का अधिकार है। इस देश के अंदर सबका बराबर का संसाधनों पर अधिकार है। हम नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति, जिस तरीके से जिन्ना ने एक माहौल देश में बनाया था, उसने कहा था मुसलमानों को कौन से अधिकार मिलने चाहिए, धीरे धीरे वो अधिकारों से शिफ्ट होकर के एक देश की तरफ बढ़ गए थे। और यही बात आप देखिए, अभी आपने कुरैशी साहब को सुना, ये भी मुसलमान बोलते आए, राशिद अल्वी साहब ने भी मुसलमानों की पैरवी करी, और इनकी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, उनके तो शीर्ष नेतृत्व इस बात को कहता है। तिवारी जी क्या कहते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तिवारी जी का वोट नहीं चाहिए अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को जिस वोट चाहिए उसकी अपील उन्होंने जिन्ना के माध्यम से कर दी है, और उनको लगता है कि जिन्ना का नाम लेने से वो वोट मेरी तरफ जाने वाला है। और यही एक प्रश्न है जिस प्रश्न का जवाब हर राजनीतिक पार्टी को देना पड़ेगा। हाँ, और इसी सवाल का जवाब घनश्याम तिवारी के पास नहीं था जब दानिश कुरैशी ने कहा कि क्यों नहीं एक मुस्लिम को आप सीएम के तौर पे प्रोजेक्ट कर देते। कोई बात नहीं। राशिद अल्वी जी, कांग्रेस में तो कंफ्यूजन की बात की जाती है। खुद सलमान खुर्शीद की किताब में इस कंफ्यूजन का जिक्र किया गया है, तुष्टीकरण के आरोप उस पार्टी पर लगते हैं। तो खुद वो कहते हैं कि एक धड़ा है जो प्रो माइनॉरिटी इमेज की बात करता है, और दूसरा धड़ा है जो जनेऊधारी लीडरशिप को एंडोर्स करता है, भव्य मंदिर की बात करता है। तो कांग्रेस पार्टी तो खुद ही कंफ्यूज है कि उसे किस दिशा में जाना है। देखिए, मैं किसी इंडिविजुअल आदमी के बयान पे नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास ये कभी नहीं रहा है कि वो किसी एक बिरादरी को लेके, एक धर्म को लेके राजनीति करती हो। तुष्टीकरण के क्या मानी है ये मुझे बताइए। इसकी परिभाषा क्या है जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस्तेमाल करती है? तुष्टीकरण का मतलब होता है किसी आदमी को उसके हक से ज्यादा दे देना। नहीं सर, तनख्वाह 100 रुपए में 200 रुपए दे दूं। आपने अभी जिक्र किया किसी जाति को फेवर करती हो। सर, मनमोहन सिंह का तो काफी मशहूर बयान है, रिसोर्सेज पर किसका पहला हक उन्होंने बताया था, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं सर। रिसोर्सेज पर किसके पहले हक की उन्होंने बात की थी, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अभी आप तुष्टीकरण की बात कर रहे थे सर। सर्वोच्च अदालत के फैसले को बदल देना, ये किस पार्टी ने किया था सर? और फिर आप कहते हैं कि आपकी पार्टी पर तुष्टीकरण का आरोप कैसे लगता है? देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि जहां शाहबानो केस का मामला है वो शरीयत का मामला था, उसमें मैं इंटरवीन नहीं करना चाहता हूं। लेकिन आप ये भी तो देखिए ना, हिंदू समाज के जितने कानून बने हैं वो कांग्रेस पार्टी ने बनाए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री होते हुए वो सारे कानून बने हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक समुदाय की बात की हो। और जहां तक मनमोहन सिंह जी के बयान का ताल्लुक है, उन्हें लगा था कि मुसलमान सबसे पिछड़ा हिस्सा है देश का। उनका मतलब था कि पहला हक पिछड़े लोगों पे होता है। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके। उन्होंने कहा कि सबसे पहला हक गरीब लोगों का है। सर, गरीब मनमोहन सिंह ने भी पिछड़े में और आज मुसलमान में और माइनॉरिटी में सर अंतर होता है। नहीं, गरीब में, पिछड़े में और मुसलमान में, माइनॉरिटी में अंतर होता है। ये अंतर होता है, इस अंतर को आप ब्लर मत कीजिए और हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। आप सब हिंदू मुस्लिम ही करते। राजीव जेटली, मैं आपको फ्लोर दूंगी, एक कमेंट लूंगी यहाँ पे डॉक्टर सतीश प्रकाश का, उसके बाद क्लोजिंग कमेंट के लिए मैं आपको फ्लोर दूंगी। प्लीज डॉक्टर सतीश प्रकाश। अभी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा सबको मौका मिला, कोई ये नहीं कह सकता कि हमको मौका नहीं मिला। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से अदिति जी सबको मौका मिला। मेरा कहना यह है, बहुजन समाज पार्टी का ये कहना यह है कि राम का नाम लेने से या जिन्ना के नाम लेने से एक आम व्यक्ति के जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है? ये देश आजाद हो चुका। अब ये कलयुग और सतयुग की बात नहीं है, अब ये अंबेडकर युग है। ये देश भारतीय संविधान से चलता है, और भारतीय संविधान में चाहे राजा का बेटा हो, चाहे वो गरीब का बेटा हो, चाहे वो किसी भी धार्मिक समुदाय का बेटा हो, सबके अधिकारों की रक्षा करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बातें तो अच्छी आप कर रहे हैं सर। फिर ये अयोध्या में आयोजन किया था सर कोई ब्राह्मण समाज का? हमने कहीं कर्फ्यू नहीं लगाए। हमने दोनों पक्षों को कहा कि आपको जो निर्णय होगा उसको मानना ही पड़ेगा। बातें तो अच्छी हैं सर, बातें तो अच्छी हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, सबका अधिकार, संविधान, सब बहुत अच्छी बातें हैं। फिर अयोध्या में सर बताइए तो, ब्राह्मण सम्मेलन अयोध्या में किसने किया? देखिए अदिति जी, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसने अयोध्या और राम की अनटचेबिलिटी, पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी हमने दूर की। बहुजन समाज पार्टी जब वहां गई तो तमाम लोग गए, हमने कोई बुरा नहीं किया। हमने ये बताया कि अयोध्या राजनीतिक रूप से अछूत नहीं है, कोई भी व्यक्ति वहां जा सकता है। और हम अयोध्या 100 करोड़ राम
भक्त और अनटचेबिलिटी, उन्नत के नाम पर, धर्म के नाम 100 करोड़ राम भक्त और अनटचेबिलिटी सर, 100 करोड़ राम भक्त और राम अछूत, क्या बात है। राजीव जेटली, यूपी का इलेक्शन, आपकी पार्टी भी, समाजवादी पार्टी ने जिन्ना की एंट्री कराई, लेकिन आपकी पार्टी भी बार बार जिन्ना ही कर रही है ना सर। नहीं, हम जिन्ना नहीं कर रहे हैं। अभी मैं राशिद अल्वी जी को सुन रहा था, राशिद अल्वी जी ने जस्टिफाई किया कि मनमोहन सिंह जी ने इस बात को इसलिए रखा था कि मुसलमान सबसे पिछड़ा हुआ है। अरे बेस, कोई भी किताब, कोई भी कायदा, किसी भी तरीके की उठा करके देखिए, उसमें बार बार एक बात कही जाती है कि फला जगह पे गरीब ब्राह्मण रहा करता। अगर इसको भी आधार बना के आप बात को करते तो आप कहते हैं अंत्योदय। हमारी तो फिलॉसफी अंत्योदय की है। हम तो कहते हैं अंतिम व्यक्ति तक, और अंतिम व्यक्ति तक देखने के लिए हमें ये नहीं देखना है कि उसका धर्म और उसकी जाति क्या है। आपने उसकी जाति और उसका धर्म भी निर्धारित कर लिया है कि हमारे हिसाब से अगर कोई व्यक्ति स्वर्ण जाति से आता है तो वो अंतिम व्यक्ति नहीं कहलाएगा, चाहे वो कितने भी बुरे हालातों के अंदर जी रहा हो। और कोई व्यक्ति मुस्लिम समाज से आता है, केवल उसे ही अंतिम व्यक्ति कहा जा सकता है। तो आप भी 80% बता रहे थे ना, थोड़ी देर पहले तो आप भी 80% की बात कर रहे थे ना राजीव जेटली जी। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, सौतेला बच्चा नहीं है वो इस देश के, वो सौतेला बच्चा नहीं जिनके अधिकार छीन लिए जाए। ठीक है सर, उनके अधिकार उनको दिलवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आपसे भी पूछा, इनसे भी पूछा, हर पॉलिटिकल पार्टी से पूछा। इस वक्त जो दर्शक स्टेटमेंट देख रहे हैं हमारे अपने स्क्रीन पर, ये यूपी चुनाव पर प्रियंका गांधी वाड्रा का स्टेटमेंट है। कह रही है सभी सीटों पर लड़ेंगे और अकेले कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। यूपी चुनाव पर प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा ये साफ किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने दम पर, अपने बूते चुनाव लड़ेगी, सभी सीटों पर लड़ेगी और अकेले चुनाव लड़ेगी। प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही है कि एकला चालों की नीति पर आगे बढ़ेगी कांग्रेस पार्टी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज के इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.